नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। आज से हम इकोनॉमी के सीरीज को स्टार्ट करेंगे यूपीएससी के लिए, जो कि 2025-2026 के लिए रहने वाला है बेसिकली। ठीक है, प्रीलिम्स 2025 के लिए हमारे पास बस 5 मंथ का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रीलिम्स 2025 प्रिपरेशन। अगर हम इकोनॉमी के सेक्शन को देखें फ्रॉम प्रीलिम्स परस्पेक्टिव, तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन या फिर आप बोल सकते हो 15 क्वेश्चन हर साल यूपीएससी में पूछ लेते हैं। ठीक है, इसलिए कवरिंग इकोनॉमी कुड बी ए गेम चेंजिंग। तो हमारा टारगेट यह रहेगा कि हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इकोनॉमी में उसको डिटेल वे में डिस्कस करें, कवर करें, और हर टॉपिक को हम काफ़ी आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वीडियो रहने वाला है। इसमें हम इकोनॉमी के बेसिक्स को समझेंगे बेसिकली। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन उठता है वह है व्हाट इज इकोनॉमी। तो मुझे पता है आप में से बहुतों को ये पता होगा, बट बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि इकोनॉमी एग्जैक्टली है क्या। तो लेट मी टेल यू, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इंडिविजुअल वर्क करता है ताकि वह मनी को अर्न कर सके, जिससे कि वह अपना पालन पोषण कर सके। ठीक है, तो यह सिस्टम जहां भी स्टेब्लिश होता है, चाहे वह आपका घर हो, स्टेट हो, कंट्री हो, कहीं भी हो, तो उसे हम इकोनॉमी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो बेसिकली क्या है, इकोनॉमी रिफर्स टू सिस्टम ऑफ हाउ कंट्री और रीजन प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, आप देखो इसमें इसमें इन्वॉल्व क्या क्या होते हैं, पीपुल्स होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, गवर्नमेंट्स होते हैं। ठीक है, मैनेज करते हैं मनी को, रिसोर्सेज को, एंड वर्क टू मीट द नीड एंड वांट ऑफ द पीपुल। मतलब जो पीपल की नीड है और जो पीपल वांट्स, मतलब जो चाहते हैं, उसको कहीं ना कहीं फुलफिल करने के लिए एक तरह से सब लोग वर्क करते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखो, इकोनॉमी में जो जो चीजें इंक्लूड होती हैं उसी को स्टडी करने को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, जो भी चीजें जैसे प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, इस सब चीजों को जब स्टडी किया जाता है दैट इज इकोनॉमिक्स। तो इससे आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगर हम देखें तो इकोनॉमी के मेजर 3 टाइप्स हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, कमांड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। आइए इन तीनों को सेपरेटली देखते हैं। पहला है हमारा कमांड इकोनॉमी। इसमें क्या होता है कि जो सरकार होती है ना, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का आप ले सकते हो जहाँ पे यह सिस्टम को फॉलो किया जाता है, वहाँ की जो सरकार होती है उसके हाथ में पूरा कमांड होता है कि क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, और किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाएगा, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस इट एंड फ्रॉम हूम, किसके लिए प्रोड्यूस होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया आप एज ए एग्जाम्पल ले सकते हो उसको। यार वहां पर तो लोगों के बाल के भी टाइप्स होते हैं, मतलब कितने, लगभग 12-13 तरीकों से कोई भी व्यक्ति अपना बाल कटवा सकता है। तो आप देख सकते हो कितने एक्सट्रीम लेवल पे एक तरह से कमांड इकोनॉमी को फॉलो किया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि एक गवर्नमेंट है, उसके कमांड में पूरी चीजें हैं, जो इकोनॉमी की प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, ये सारी चीजें उसके अंदर आती है। ठीक है, अब हमारा सेकंड है मार्केट इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, देखो, किसी भी कंट्री में जहां मार्केट इकोनॉमी फॉलो होती है वहां पर मार्केट के द्वारा लगभग 90% डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, मार्केट के द्वारा 90% डिसीजन लिए जाते हैं। मतलब क्या है, उस इकोनॉमी में बिजनेसेस और जो कंज्यूमर्स हैं वह सारा डिसीजन मेड करते हैं, या 90% बिजनेसेस के द्वारा और जो कंज्यूमर्स हैं इनके द्वारा कहीं ना कहीं इसको मेड किया जाता है। मतलब जिस चीज का डिमांड रहेगा उसी सब चीजों की सप्लाई को इंश्योर किया जाता है बिजनेसेस के द्वारा। ठीक है, जैसे सपोज दैट आपको नीड है किसी पर्टिकुलर कार की, तो बिजनेसेस उसकी सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे, मतलब वह ज्यादा कार बनाने लग जाएंगे सेल करने के लिए। ठीक है, आप एग्जांपल के तौर पे यूनाइटेड स्टेट को देख सकते हो। दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिक्स्ड इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में हमें पब्लिक और जो प्राइवेट सेक्टर है उनका कॉर्पोरेशन देखने को मिलता है। मतलब गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वह कहीं ना कहीं मिलकर काम करती हैं अपने अपने फील्ड में। ठीक है, जैसे इंडिया में आप एटॉमिक एनर्जी का फील्ड ले सकते हो। ठीक है, मोस्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज किया जाता है। वहीं सोलर एनर्जी के फील्ड ले लो आप, वहाँ प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। अगर इसको समराइज करें तो इसमें मार्केट और जो कमांड इकोनॉमी है दोनों एलिमेंट्स को देखने को मिलता है। मार्केट एंड कमांड इकोनॉमी दोनों के एलिमेंट्स को हमें इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब प्राइवेट और जो गवर्नमेंट हैं दोनों सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं डिसीजन मेकिंग में।
ये डिसीजन मेकिंग है ना, बेसिकली इसमें जो गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट देख सकते हो, प्राइवेट सेक्टर, दोनों कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है, ये काफी अच्छा एग्जाम्पल इसका माना जाता है। यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक इसको बना रहा है कुछ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीडीपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो, जो भी ओवरऑल प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विस की किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में, चाहे वह वहाँ के सिटीजन्स के द्वारा किया जा रहा हो या फिर किसी फॉरेनर्स के द्वारा, उसे हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, देखो, फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ए कंट्री फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, मतलब यह एक तरह से जियोग्राफी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। मतलब एक कंट्री में प्रोड्यूस किया जा रहा है, मैटर नहीं करता कि कोई आपका यहाँ पे इंडियन सिटीजन है या फिर कोई फॉरेनर्स आके यहाँ पे वर्क कर रहा है। सपोज दैट आप नेपाल ले सकते हो, भूटान ले सकते हो, बांग्लादेश ले सकते हो, यूएस ले सकते हो, या फिर कोई अदर कंट्री ले सकते हो, जो भी आप ले लो एग्जाम्पल के तौर पे। वहाँ के सिटीजन्स यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, तो उसे हम जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो गुड्स में क्या होता है, बेसिकली गुड्स में कोई भी चीज ले लो, जैसे हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स हो गया, लाइब्रेरी के इक्विपमेंट्स हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, एक्सेट्रा, ये सब कहीं ना कहीं जीडीपी में कैलकुलेट होता है। उसी तरह सर्विसेज को ले लो, आप लाइब्रेरी जा रहे हो, ठीक है, लाइब्रेरियन आपको क्या दे रहा है, एक स्टडी टेबल दे रहा है, ठीक है, चेयर दे रहा है, और एक तरह से आपको एक काइंड ऑफ इन्वायरमेंट मिल जा रहा है, स्टडी इन्वायरमेंट। तो इट्स अ काइंड ऑफ सर्विस ना। तो यह सारी चीजें जीडीपी में कैलकुलेट होती हैं। कोई भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। मतलब क्या है बेसिकली, लेट्स टेक एन एग्जांपल। कोई भी चीज है, सपोज दैट ट्रैक्टर ही ले लो, ठीक है, यह किसी एक पर्टिकुलर चीज से तो बना नहीं है, बहुत सारी वस्तुएं इसमें लगी होंगी, जैसे टायर ले लो, नट बोल्ट ले लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम बोल सकते हैं टायर और जो अदर नट बोल्ट एक्सेट्रा है, वह एज एन इंटरमीडिएटरी गुड्स और कंजम्पशन हम बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसे जीडीपी में हम काउंट नहीं करते हैं। और जैसे मैंने बताया, जीडीपी इज जियोग्राफिकल रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और एक बात, किसी भी पुरानी वस्तुओं का अगर रीसेल हो रहा है तो वह जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि उसका कैलकुलेशन एक बार हो चुका है, जैसे पुराने बाइक्स हो गए एक्सेट्रा वगैरह। ठीक है, अब आगे हमारा कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ जीडीपी। इसके कई प्रकार हैं, मेजर हम दो देखेंगे, नॉमिनल और रियल जीडीपी। ठीक है, आइए इसको डिटेल वे में कवर करते हैं। देखो, नॉमिनल, इसको देखें तो इसमें टोटल मार्केट वैल्यू को कंसीडर किया जाता है, जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं एक इकोनॉमी में विद इन ए गिवन पीरियड। टिपिकली अगर देखें तो एक साल और एक क्वार्टर ऑफ टाइम को बेसिकली कंसीडर किया जाता है। ठीक है, यह रिप्रेजेंट करता है करेंट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब अभी करंट में क्या प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे एग्जांपल देके इसको समझाऊंगा एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, अगर इसको देखें तो यूजुअली हायर देन एक्चुअल जीडीपी से होता है अगर नॉमिनल जीडीपी हम देखें तो। ठीक है, ये काफी यूजफुल होता है, मतलब काफी हेल्पफुल होता है कंपेयरिंग आउटपुट विद इन द सेम ईयर बट नॉट अक्रॉस द ईयर ड्यू टू इन्फ्लेशन इफेक्ट। जैसे क्या हो गया, क्वार्टर वन हो गया, क्वार्टर टू हो गया, ठीक है, क्वार्टर थ्री हो गया, क्वार्टर फोर हो गया, आप ले सकते हो। ठीक है, इसमें अगर इसको कंपेयर किया जा रहा है तो इट इज गुड इंडिकेटर बेसिकली। और सपोज दैट 2024 का आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, 2022 से, तो इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है बाय द वे, बट अगर हम क्वार्टरली इसको कंपेयर करते हैं तो काफ़ी यूजफुल होता है। ठीक है, अब रियल जीडीपी को देख लेते हैं। तो यह टोटल वैल्यू है गुड्स एंड सर्विस का जो कि प्रोड्यूस हुआ है एक कंट्री में विद इन ए टाइम पीरियड। इसमें हम बेसिकली बेस ईयर को डिसाइड कर लेते हैं, जिसमें प्राइस और जो ईयर्स होते हैं उसको फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, आइए अब जो नॉमिनल एंड रियल जीडीपी है उसको एग्जांपल से समझते हैं। ये हो गया हमारा ईयर, ठीक है, एक क्वांटिटी हो गया, एक प्राइस हो गया, एक जीडीपी हो गया। अब ईयर हम ले सकते हैं 2005। अब क्वांटिटी किसी भी, सपोज दैट पेन है, 10 पेन है, ठीक है, इसकी क्वांटिटी 10 रुपए, 10 पेन है बना रहे हैं, ठीक है, और प्राइस इसकी है आपका 10 रुपए। टोटल जीडीपी कितना हुआ, 100। आप इससे इंटू करोगे ना, 100 हो गया। ठीक है, अब 2000 आप 7 का ले लो, ठीक है, क्वांटिटी इसकी बढ़ गई, सपोज दैट सपोज दैट 15 पेन हो गया। ठीक है, इसका प्राइस भी बढ़ गया आपका, 12 रुपए हो गया। ठीक है, अब इसमें जो जीडीपी होगा उसका होगा 180 रुपए। ये हमारा नॉमिनल जीडीपी है। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं प्राइस भी कंसीडर कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, इसके लिए इसका नॉमिनल जीडीपी हो गया। अगर हम ये 15 क्वांटिटी जो है अब इससे कंपेयर करें, मतलब 10 से अगर जितना भी है 10 रुपए, मतलब प्राइस हम सेम रख रहे हैं जो कि हमारा 2005 में था, ठीक है। अगर इससे हम कंपेयर करें तो कितना हो गया, 150 हो गया, ये हमारा रियल हो गया, ठीक है। इस पे जो नॉमिनल पे होता है इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है, दैट्स वाई ये इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अगर आप रियल का देखोगे तो रियल हमारा 150 रुपए ही हुए। तो यह था बेसिकली हमारा नॉमिनल है रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट, आप इससे कंफ्यूज मत होना। अब आप इस चार्ट को देख सकते हैं, इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये तो हो गया हमारा नॉमिनल एंड रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट। अब आइए देखते हैं आखिर जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो, जनरली देखें तो अभी तक 3 मेथड्स का यूज किया जाता है जीडीपी कैलकुलेशन में, ठीक है। जैसे हो गया प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड, ठीक है। आइए एक एक करके तीनों को डिटेल वे में समझते हैं। पहले देखेंगे इनकम मेथड को। इसको कैलकुलेट करने के लिए फैक्टर्स पेमेंट को उसका सम करना होता है। सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स पेमेंट्स, मतलब फैक्टर्स के जितने भी पेमेंट्स हो इसको कहीं ना कहीं सम किया जाता है। मतलब क्या है कि अगर किसी भी वस्तु को प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन में, उसके उसको जो पेमेंट मिलता है उसको ऐड करके जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। जैसे लेबर को सैलरी मिलती है, ठीक है, लेबर सैलरी मिल रही है, वेजेस आप बोल सकते हो, ठीक है। और जो जमीन है उसका जो मालिक है उसको रेंट मिल रहा है। तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम बेसिकली इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, जीडीपी एज पर इनकम मेथड, ठीक है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, मतलब इसमें सब्सिडीज को एक्सक्लूड किया जाता है, सब्सिडीज को हटा दिया जाता है, ठीक है। अब देख सकते हो किसी भी पर्टिकुलर वस्तु को प्रोड्यूस करने के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडीज वगैरह दी जाती है उसको हम इसमें से एक्सक्लूड करते हैं, और टैक्सेस वगैरह जो गवर्नमेंट जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह हो गए उसमें जो ऐड होते हैं उसको हम ऐड करते हैं इसमें, और सब्सिडीज को एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें क्या है बेसिकली, इसमें हम जितना एक्सपेंड करते हैं उसके एग्रीगेट वैल्यू को कंसीडर करते हैं, ठीक है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिंग, जैसे कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया, ये सारी चीजें। जैसे देखो यहाँ पे कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, और गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिंग किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर चीज पे, ठीक है। वो सारी चीजों को कहीं ना कहीं हम इसमें कंसीडर करते हैं। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट एक्सपोर्ट है, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, मतलब जो हम दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें, और जो हमारे यहाँ इंपोर्ट्स हो रहे हैं उसको हम एक्सपोर्ट में से माइनस कर देते हैं इंपोर्ट्स को। इसको ये हमारा बेसिकली इसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, देखो जीडीपी एज पर एक्सपेंडिचर मेथड। एक हो गया कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये सारी चीजें आप इस मेथड को एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा थर्ड मेथड है प्रोडक्शन मेथड, या आप बोल सकते हो आउटपुट मेथड, ठीक है। देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो मार्केट वैल्यू होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का उसका सम करते हैं। देखो, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ऑल फॉर्म्स, जितने भी फॉर्म्स वर्क कर रहे हैं, फॉर्म फर्स्ट, फॉर्म सेकेंड, फॉर्म थर्ड, मतलब जितने भी इनफाइनाइट अभी तक जितने भी वर्क कर रहे हैं इंडिया में, उसके जो सम्स हैं, जिसके मार्केट वैल्यूज हैं, उसके द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको सम करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे उसका एक तरह से फॉर्मूला देख सकते हो, जीडीपी एज पर आउटपुट मेथड, रियल जीडीपी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस माइनस टैक्सेस, मतलब जो टैक्सेस गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किए जा रहे हैं उसको एक्सक्लूड किया जा रहा है इसमें, ठीक है, प्लस सब्सिडीज को ऐड किया जा रहा है इसमें प्रोडक्शन मेथड में। अगर हम देखें तो ये तीनों मेथड सेम रिजल्ट देते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, आप जान लो उसको। जीडीपी केवल मार्केटेड गुड्स को कंसीडर करता है, मतलब जहां कुछ पैसे जनरेट हो रहे हैं। अगर सफाई के लिए किसी क्लीनर को हायर किया जा रहा है तो उसे जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। बट अगर वहीं आप खुद किसी काम को कर रहे हो, ऐसे काम को, तो उसे जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंसीडर किया जाता है। इनपुट गुड्स मतलब जिस गुड्स से कोई अदर गुड्स बनाया जाएगा उसे नहीं कंसीडर किया जाता है जीडीपी कैलकुलेशन में, ठीक है। जैसे मैंने ट्रैक्टर का टायर बोला था, ठीक है, नट बोल्ट बोला था, तो उसको जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, दैट इज इनपुट गुड, ठीक है।
अगर यह होता है तो यह डबल काउंटिंग में आ जाता है, मतलब फाइनल गुड्स में इसे दोबारा काउंट कर लिया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो इससे कहीं ना कहीं जो एग्जैक्ट हमारा डाटा है जीडीपी से रिलेटेड उसमें वेरिएशन आ सकती है सिग्निफिकेंट लेवल का। और इसके साथ अगर हम देखें तो जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए केवल न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड्स को ही काउंट किया जाता है, सेकेंड हैंड गुड्स को हम काउंट नहीं करते इसके जीडीपी कैलकुलेशन में, ठीक है। जैसे पुरानी बाइक हो गई, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे जीडीपी कैलकुलेशन में, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक बारी हो चुका है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ट्रांसफर पेमेंट है, बहुत सारे ऐसे ट्रांसफर पेमेंट होते हैं ना गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, हम बेसिकली आगे देखेंगे उसको। उसको जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये कोई डायरेक्ट रिटर्न्स नहीं देता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेस ईयर। बेस ईयर अगर हम नॉर्मल भाषा में समझे तो एक बेंचमार्क है, एक बेंचमार्क है यूज फॉर जीडीपी कैलकुलेशन, जिसे बेसिकली यूज किया जाता है जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इसको यूज करके हम कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है ओवर द टाइम उसको मेजर करते हैं। रिसेंटली न्यूज में था कि गवर्नमेंट के द्वारा कंसीडर किया जा रहा है कि बेस ईयर को जो 2011 और 12 है उसको चेंज करके 2022-23 कर दिया जाए। और एक बात, इकोनॉमिक ग्रोथ को जब कंपैरिजन किया जाता है बेस ईयर से तो जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट आता है कैलकुलेशन में उसको एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है। सिंपल भाषा में समझे तो इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं किया जाता है अगर हम बेस ईयर से इकोनॉमिक की ग्रोथ को कंसीडर कर रहे हैं तो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीडीपी डिप्लेशन। इसे हमें रियल और नॉमिनल जीडीपी के बाद ही डिस्कस करना था, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे ही डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जीडीपी डिप्लेटर को इकोनॉमिस्ट के द्वारा ओवरऑल कंट्री का कितना इन्फ्लेशन है उसको पता लगाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें हम नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करते हैं और 100 से इंटू कर देते हैं। देखो, नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड कर रहे हैं और इंटू 100 कर दे रहे हैं। अगर जीडीपी डिप्लेटर 100 है तो इसका मतलब क्या है बेसिकली, इसका मतलब है कि इकोनॉमी में कोई इन्फ्लेशन नहीं है। बट अगर यही 200 है, यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर 100 है, यहाँ पे अगर 200 है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन 100% बढ़ गया है, ठीक है। देखो आप यहाँ से 100% कहीं ना कहीं बढ़ गया है, अगर यह 100 से 200 हो गया। जीडीपी डिफ्लेटर को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा बेसिकली, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं। यह एक सिटीजन सेंट्रिक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है। जैसे हमने जीडीपी में देखा कि चाहे इंडियन सिटीजन हो या फिर फॉरेनर सिटीजन हो, जो भी इंडिया में वर्क कर रहा है उसे जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा। बट जीएनपी में क्या है, ऑल प्रोडक्शन जो इंडिया के नागरिकों के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वह इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, वह जीएनपी में कैलकुलेट होता है, ठीक है। मतलब यह एक सिटीजन सेंट्रिक बेसिकली अप्रोच है, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के फॉर्मूलों को यूज करते हैं। देखो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। देखो, इसमें हम जो इनकम फॉरेनर्स के द्वारा इंडिया में अर्न किया गया है उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं जो इनकम इंडियंस के द्वारा अर्न किया गया है फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है। अब देखो, यह नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, माइनस इनकम पेड टू फॉरेन एंटिटीज, ठीक है। ये आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड्स का बेसिकली एक फॉर्मूला आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नेशनल इनकम। आइए इसको समझते हैं। नेशनल इनकम मतलब जो वैल्यू होता है इंटायर कमोडिटीज एंड सर्विसेज का, जो कि एक कंट्री में प्रोड्यूस होता है थ्रू इट्स फाइनेंशियल ईयर, उसको बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। इसमें जो ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज का आउटकम होता है एक कंट्री का एक साल में, उसको कंसिडर करते हैं। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एनएनपी में से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको हम कहीं ना कहीं डिडक्ट कर देते हैं और सब्सिडीज को ऐड कर सकते हैं। देखो, एनआई नेशनल इनकम एनएनपी माइनस
इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, मतलब सब्सिडीज को ऐड कर देते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे जीएसटी हो गया ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स थी तो इसको उसमें से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। एनएनपी क्या होता है? जीएनपी आपने पढ़ा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें से जब डेप्रिसिएशन को आप माइनस कर देते हैं तो एनएनपी हो गया। डेप्रिसिएशन क्या होगा? कोई बियर एंड टीयर, मतलब कोई कुछ भी डेप्रिसिएशन हो रहा है किसी भी प्रोडक्शन को लेकर, तो उसको कहीं ना कहीं उसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया नेशनल इनकम। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रॉस वैल्यू एडेड। यह टोटल वैल्यू जो गुड्स एंड सर्विसेज है एक इकोनॉमी में, उसको मेजर करता है। देखो, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी, एरिया, रीजन एंड कंट्री, मतलब जहाँ पे एरिया का आप ले सकते हो, किसी रीजन का ले सकते हो, किसी कंट्री का ले सकते हो, ठीक है। उसमें जो टोटल वैल्यू है गुड एंड सर्विसेज का, उसको कहीं ना कहीं यह मेजर करता है, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम जीडीपी में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर लेते हैं, जैसे जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे ग्रॉस वैल्यू एडेड को में से जीडीपी, जो जितना भी जीडीपी है उसमें से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जा रहा है उसको उसमें से माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हमारा पोटेंशियल जीडीपी। इसका मतलब है कि एक इकॉनमी कितना सस्टेनेबल आउटपुट दे सकती है विदाउट कॉजिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ठीक है। बिना किसी कंट्री में इन्फ्लेशन को दिए हुए एक जो पर्टिकुलर कंट्री का जो पोटेंशियल है जीडीपी का, उसको बेसिकली पोटेंशियल जीडीपी बोलते हैं। ऐसे सिंपल में देखें, मतलब एक इकोनॉमी का कितना पोटेंशियल है ग्रो करने में, उसको कहीं ना कहीं पोटेंशियल जीडीपी इंडिकेट करता है, ठीक है। एक टर्म है आउटपुट गैप। यह बेसिकली डिफरेंसेस को शो करता है बिटवीन एक्चुअल एंड जो पोटेंशियल जीडीपी है, ठीक है। एक्चुअल जीडीपी क्या है और जो पोटेंशियल जीडीपी क्या है, उसके डिफरेंसेस को शो करता है। जो हमारा एक्चुअल जीडीपी है, अगर वह पोटेंशियल जीडीपी से ज़्यादा है तो इसे हम पॉजिटिव गैप बोल देंगे, ठीक है। जो एक्चुअल जीडीपी है, देखो, एक्चुअल जीडीपी अगर पोटेंशियल जीडीपी से ज़्यादा है तो हम इसे पॉजिटिव गैप बोलेंगे। यह इन्फ्लेनेसरी होता है क्योंकि इसमें डिमांड जो है ना वह एक्सीड कर देता है सप्लाई को ड्यू टू एक्सेस मनी। पीपल के पास ज़्यादा पैसे होते हैं जिसकी वजह से वह डिमांड को कहीं ना कहीं वह बढ़ा देता है, ठीक है। वहीं अगर एक्चुअल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी से कम रहता है, मतलब एक्चुअल जीडीपी जो है वह पोटेंशियल जीडीपी से कम रहता है, तो यह नेगेटिव गैप को शो करता है, ठीक है। इसमें बेसिकली इन्फ्लेशन कम हो जाता है। अब देखो, जब गैप्स पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में। इसका मतलब जब एक गैप देखो ना पॉजिटिव है ना, इसमें हमारा इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयड है, इससे हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वह राइज कर जाता है। ये हो गया हमारा पोटेंशियल जीडीपी का बेसिकली कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं मार्केट प्राइस। ये एक एक्चुअल प्राइस होता है जिसपे गुड्स एंड सर्विसेज ब्रॉड किए जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो सोल्ड किए जाते हैं एक मार्केट में, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब फैक्टर कॉस्ट जो है, और इसके साथ साथ एनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, यह एक तरह से फैक्टर कॉस्ट और जो प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट के द्वारा जो इम्पोज किया जाता है प्रोडक्ट्स पे, उसको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, एक्सरसाइज ड्यूटीज एंड अदर सिमिलर चार्जेस। तो ये सारी चीजें हैं। अब मार्केट प्राइस को निकालने के लिए हम फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, अब देखो इसमें सब्सिडी को एक्सक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस बेसिकली हम ऐसे निकाल लेते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर कॉस्ट। ये क्या होता है? जो एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट है इनकर्ड बाय द फर्म और इंडस्ट्रीज, उसको रिप्रेजेंट करता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं ना, जैसे लेबर हो गया, ठीक है, रेंट, जमीन का हो गया, फिर जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारी चीजें एक तरह से फैक्टर का काम करती है ना। तो किसी भी पर्टिकुलर चीज को जितना प्रोडक्शन में कॉस्ट लगा है उसका, कोई भी पेन बना रहे हो आप, ठीक है, इसको ले लो, पेंसिल बना रहे हो, ठीक है, इसके प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लगा हुआ है उसे हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। देखो, इंक्लूड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर लैंड, लेबर, कैपिटल, मतलब कैपिटल वगैरह लगता है ना, तो उस सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो मार्केट प्राइस होता है, सपोज दैट इसका जो मार्केट प्राइस है आप 5 रुपए ले लो, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स सपोज दैट गवर्नमेंट के द्वारा 2 रुपए टैक्स लगाया गया है, ठीक है। अब उसको एक्सक्लूड करना होता है, और सब्सिडीज, अगर
सपोज दैट इस पे सब्सिडी दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा 1 रुपये, तो हमारा एग्जैक्ट कितना हुआ 4 रुपये। तो पेंसिल का था मतलब फैक्टर कॉस्ट हमारा 4 रुपये हो गया, ये है बेसिकली फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, ट्रांसफर पेमेंट। अब देखो इसमें क्या होता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं जहाँ पे एक पार्टी ट्रांसफर मनी टू अनदर पार्टी विदाउट रिसीविंग गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कोई पार्टी है पैसे को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का, और उससे वह कुछ ना गुड्स कुछ परचेज नहीं कर रहा और कोई भी सर्विसेज का कहीं ना कहीं इसका लाभ नहीं उठा रहे, तो इससे हम ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि आप पैसे दे दे रहे हो और पैसे देने के बाद आप भूल जा रहे हो कि ठीक है मैंने पैसे दिया था इसको, इससे मुझे किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की नीड नहीं है। ठीक है, अब इसे पर्सनल इनकम का एक पार्ट माना जाता है, आप इसको याद रख के रहना क्योंकि वैसे जैसे एग्जामों में पूछ लेता है। ठीक है, अब इसमें जो सब्सिडीज है ना वह कंसीडर नहीं किया जाता है एज ए ट्रांसफर पेमेंट। बहुत सारे अब जैसे हो गए कि सपोज दैट उज्ज्वला योजना के तहत आप सिलेंडर भरवाने चले गए, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, आप इसको भी एज ए ट्रांसफर पेमेंट मानोगे, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, जो ट्रांसफर पेमेंट में बी कंडीशनल कैश ट्रांसफर और अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर। जैसे क्या होता है, जननी सुरक्षा योजना के तहत जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होते हैं उसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा 1,000 रुपये पे किए जाते हैं उस महिला को जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराती है, तो यह एक काइंड ऑफ कंडीशनल कैश ट्रांसफर हो गया। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे दिया जा रहा है, आप इंस्टीट्यूशन डिलीवरी करो होगा बच्चे का तभी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे उसके बाद अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर हो गया, जैसे आप वृद्धा पेंशन योजना वगैरह बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। अब बहुत लोगों का जो कन्फ्यूजन होता है ट्रांसफर पेमेंट और जो सब्सिडीज में, उसको देख लेते हैं। देखो सब्सिडीज क्या होता है, फाइनेंशियल एड होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि रिलेटेड होता है एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज के से। ठीक है, और ट्रांजैक्शंस। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जो सब्सिडीज दिया जाता है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और इनकरेज करने के लिए सर्टेन बिहेवियर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जैसे सोलर पैनल के लिए गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडीज दी जाती हैं, तो इसे भी हम एज ए सब्सिडीज कहीं ना कहीं कंसीडर करेंगे। ऐसे आप समझो कि जहाँ पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जा रही हैं, हाँ, उसमें अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी पैसा दिया जा रहा है तो उसे हम सब्सिडीज कंसीडर करेंगे। ठीक है, और कहीं भी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हो रही है तो उसमें अगर गवर्नमेंट के द्वारा पैसा दिया जा रहा है तो उसे हम ट्रांसफर पेमेंट बोलेंगे। ठीक है, देखो कंसीडर ए पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम, एक बार ये आपके पास आ गया वो आपका इनकम हो गया, आप उसको जैसे भी खर्च करो। ठीक है, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं रहेगा। इसे एज ए मैकेनिज्म यूज किया जाता है टू एलिविएट पॉवर्टी, सपोर्ट स्पेसिफिक डेमोग्राफीज, जैसे प्रेग्नेंट वीमेन हो गया, फार्मर्स हो गया। ठीक है, इंश्योर ए बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर सिटीजन्स, मतलब जो सिटीजन्स का एक बेसिक स्टैंडर्ड होता है लिविंग का, उसको कहीं ना कहीं इसके तहत इंश्योर किया जाता है, इसलिए ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।